जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे और लेक्चर नंबर उसका है 14। ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ा, गैशियस एक्सचेंज कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ लिया था वो। अब हम 11 की तरफ मूव करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 11 जो है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। चैप्टर नंबर 11 का नाम है होम्योस्टेसिस। बेटा ये जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है इसमें दो चीज़ें हैं। एक वर्ड इसके अंदर है होमियो और एक इसके अंदर है स्टेसिस। होमियो का मतलब है होमियो का वर्ड होमो से है, स्टेसिस का वर्ड स्टैटिक से। होमो का मतलब होता है सेम, स्टैटिक का वर्ड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, मतलब किसी चीज़ को सेम रखना है, किसी चीज़ को इक्विलिब्रियम पे रखना है। ठीक है, अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बॉडी की ही बात कर लेते हैं तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। डाइजेशन भी होती है, रेस्पिरेशन होती है, नर्वस सिस्टम के रिएक्शंस होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म चलता है, मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब हमारी बॉडी की कंडीशंस और हैं, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशंस और हैं। अब आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग का अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है, बल्कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन होता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की कंडीशंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस के साथ मैच करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उसकी बॉडी की कंडीशंस के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिस किस्म की मर्ज़ी चेंजेस आती रहें, उसकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज ना हो। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को सेम रखते हैं, इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, चेंज नहीं होने देते, कांस्टेंट रखते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना मर्जी चेंज आता जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन बनेगी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के बैरूनी माहौल के अंदर तब्दीलियों के बावजूद अंदरूनी माहौल की कंडीशंस को क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है, बरकरार रखना है, कांस्टेंट रखना है। जैसे मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। अब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। आजकल की जो कंडीशंस आपको पता है कि आजकल टेम्परेचर 45 भी हो जाता है, 46 भी हो जाता है। गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर 46 भी होता है, 45 भी होता है, इवन दैट 50 को टच कर जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहता है, वो 37 तक मेंटेन रहता है। मतलब हमने क्या किया हुआ है, हमने उसको होम्योस्टैटिकली मेंटेन किया हुआ है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया हुआ है। इसके अलावा हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ग्लूकोज, हम शुगर भी यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद 1 लीटर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो 1 ग्राम रहती है। 1 लीटर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट 1 ग्राम मेंटेन रखी होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड। अब इसको भी क्या किया हो, इसको भी मेंटेन किया हो। हम जितनी मर्जी मीठी चीज़ें खाते रहें, एक जो नॉर्मल पर्सन है, वो जितनी मर्जी मीठी चीज़ें खाता रहे, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी 1 लीटर ब्लड में इतना ग्लूकोज रखेगी, 1 ग्राम ग्लूकोज रखेगी। ठीक है, अब ये काम करना क्यों है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि होम्योस्टेसिस परफॉर्म करें। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, हमारी बॉडी के अंदर बेटा जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने वाले एंजाइम होते हैं। एंजाइम हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम्स को कंट्रोल्ड कंडीशन से चाहिए होती हैं। आपको पता है कि एंजाइम्स अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके किसी भी एक फैक्टर के अंदर, अगर टेम्परेचर के अंदर ही थोड़ा सा चेंज आ जाए तो एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एंजाइम्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या किया जाता है, बॉडी की कंडीशंस को
इक्विलिब्रियम पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब बेटा ये होम्योस्टेसिस होती किस तरह से है, हम किस तरह से बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ प्रोसेस को परफॉर्म करके हम होम्योस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अब जो प्रोसेसेस हैं उनमें सबसे पहला प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन। बेटा ये जो वर्ड ऑस्मोरेगुलेशन है इसमें दो चीज़ें हैं, ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक इसमें है ऑस्मो और एक है रेगुलेशन, ऑस्मो एंड रेगुलेशन। ऑस्मो का वर्ड जब भी आएगा तो इस वर्ड ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड साल्ट। ऑस्मो का जो वर्ड है, ऑस्मो का मतलब वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है वाटर और साल्ट के, क्योंकि ये वर्ड ऑस्मोसिस से रिलेटेड है और ऑस्मोसिस के अंदर हम वाटर और साल्ट की ही बात करते हैं। और जो वर्ड रेगुलेशन है, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस, मेंटेन करना किसी चीज़ को। तो किस चीज़ को मेंटेन करना है, वाटर को और साल्ट को। किस में, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो डेफिनेशन बनेगी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एट इक्विलिब्रियम इन बॉडी फ्लूइड, कि वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना है बॉडी फ्लूइड में। और वो बॉडी फ्लूइड कौन कौन सा हो सकता है, बॉडी फ्लूइड ब्लड हो सकता है और वो बॉडी फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड हो सकता है। ब्लड तो आपको पता है कि ब्लड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड क्या है, टिश्यू फ्लूइड वो मटेरियल है जो ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद बनता है। डिटेल इसकी आएगी इसी चैप्टर में जब हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टिश्यू फ्लूइड हम उस मटेरियल को कहते हैं जो ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद बनता है। जब किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको, जो मटेरियल फिल्टर नहीं होता उसको हम टिश्यू फ्लूइड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर वाटर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ये करने क्यों है, ऑस्मो रेगुलेशन क्यों करनी पड़ती है, वाटर और साल्ट्स को क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि वाटर और साल्ट्स की वजह से कुछ प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है किसमें, किसकी वजह से, वाटर और साल्ट्स की वजह से। क्योंकि जो वाटर और साल्ट्स हैं इनकी वजह से मूवमेंट होगी। अगर एक सेल के अंदर ही मटेरियल ने मूव करना है, डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करना है, तो उसके अंदर वाटर की इन्वॉल्वमेंट होगी। और अगर मटेरियल ने एक सेल को छोड़ के किसी दूसरी सेल में जाना है, डिफ्यूजन के ज़रिए से जाना है, तो वो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके जाएगा। ठीक है, या अगर सेल का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक हो गया है, ठीक है, या सेल को पानी चाहिए तो सेल के अंदर साल्ट्स ज़्यादा होंगे। साल्ट ज़्यादा होने की वजह से वाटर ऑस्मोसिस की वजह से आउटसाइड से इनसाइड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोरेगुलेशन। जो थर्मोरेगुलेशन, इसके अंदर भी दो वर्ड हैं, एक है थर्मो और एक है रेगुलेशन, थर्मो एंड रेगुलेशन। जो वर्ड थर्मो है, थर्मो का वर्ड है थर्म से और इसका मतलब होता है हीट। और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट जो है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। ठीक है, हीट टेम्परेचर की वजह से होती है। और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस। तो मेंटेन करना है किसको, टेम्परेचर को। ठीक है, हीट जो है किसकी वजह से होगी, हीट होगी ड्यू टू टेम्परेचर। किसी भी चीज़ के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। ठीक है, तो मेंटेन करना है किस चीज़ को, टेम्परेचर को। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर किसी किस्म को कोई भी चेंज आ जाए, उस चेंज के बावजूद बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रोसेस कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। मिसाल एग्जांपल हमारे पास है कोर टेम्परेचर ऑफ बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्यों करना है, ये भी क्लियर सी बात है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ताकि एंजाइम नॉर्मली काम करते रहें। अब नेक्स्ट वन
नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इसके आपने 9th क्लास में आपने इसके 3 नाम पढ़े। इसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं, इसको एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको डेफिकेशन भी कहते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो बहुत सारा मटेरियल बनता है जो कि वेस्ट भी होता है। जो मटेरियल यूज़फुल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट होता है उसको फिर रिलीज़ किया जाता है। और उस वेस्ट मटेरियल को, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज़ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वो मटेरियल जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बने और बॉडी को नुकसान दे सके, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड मे हार्म द बॉडी इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन बेटा कर सकते हो ताकि आपको उसका आंसर दिया जा सके। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।